नमस्कार। परिष्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं आपके लिए मौर्य प्रशासन लेके आया हूँ आज। तो आपको पता है मैं मौर्य प्रशासन मैंने आपको कुछ बता दिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज वापस करा देता हूँ कि मौर्य प्रशासन में सबसे पहली जो बढ़िया मुख्य बातें थी कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था। मौर्य प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो केंद्रीकृत थी और मतलब गुप्त काल में जाकर ये विकेंद्रीकृत में बदल गई थी। और मौर्य प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता थी नौकरशाही प्रणाली व्यवस्थित विस्तृत रूप से फैल गई थी। और मौर्य प्रशासन का सबसे मुख्य कि मौर्य प्रशासन नहीं होता तो पाषाणों पर लिखने की कला नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन करवा दिया था। आज हम केंद्रीय प्रशासन में एक थोड़ा टॉपिक है, जैसे मान लो आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताऊँ। जैसे मान लो यहाँ पर यदि मैं कर दूँ मंत्रिण और यहाँ पर मैं कर दूं राजा की मंत्री परिषद, राजा की मंत्री परिषद, राजा की मंत्री परिषद। तो मैंने आपको 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों के बारे में बता दिया था कि मौर्य काल में वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18 तीर्थों को किस में और 26 अध्यक्षों का क्या क्या काम कार्य था। तो मंत्रिण और राजा की मंत्री परिषद, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि मंत्रिण में कौन कौन आते थे। मंत्रिण में आपको पता है सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है सबसे पहले मंत्रिण में जैसे सेनापति या सम्राट मान लो, सम्राट। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ प्रधानमंत्री, और उसके बाद में यदि मैं बात करूँ सेनापति, उसके बाद में मैं याद करूं युवराज। जैसे इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि मंत्रिण में कौन कौन आते थे। तो आपको पता है मंत्रिण में सबसे पहले आता था जैसे सम्राट, और सम्राट के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको पता है सेनापति ले लो या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद में यदि मैं बात करूं युवराज, सेनापति, और सेनापति के बाद में यदि मैं बात करूं युवराज, और युवराज के बाद में यदि बात करूं मैं समाहर्ता। ये सारे पद किस में आते थे? मंत्रिण में आते थे। सम्राट, तो आपको पता है सम्राट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, या इसकी जगह में यदि पुरोहित बात कर लूँ कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुरोहित शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता था। यदि मैं इसको नोट के रूप में लिखाऊं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुरोहित शब्द क्या होता था? महत्वपूर्ण होता था। लेकिन आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों में पुरोहित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री ये भी एक प्रमुख होता था। सेनापति ये सेना का मुख्य होता था, सेनापति सेना का प्रमुख होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी जो होता था उसको युवराज, समाहर्ता राजस्व वसूल करने वाला। और राजा की मंत्री परिषद में अन्य जो मंत्री होते थे, सभी जो मंत्री होते थे वो किस में आते थे? राजा की मंत्री परिषद में आते थे। अब यहाँ से एक प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिण के जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि यदि मैं इसकी साइड में लूँ आपको कि जो मंत्रीगण में जो सदस्य आते थे इनको 48,000 रुपये, 48,000 रुपये पण वार्षिक वेतन मिलता था। 48,000 रुपये पण वार्षिक वेतन मिलता था। किनको? इनके मंत्रीगण को वेतन मिलता था। अब आपको ध्यान में रखना है कि 48,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता था किनको? इन मंत्रिण सदस्यों को। अब आज से वो पूछ रहा है एक, यदि मैं इसको आपको बढ़िया तरीके से यदि बताऊं पण, तो यहाँ पर लिखना है पण मौर्य काल की, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी। पण मौर्य काल की क्या थी? राजकीय मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा होती थी। अब आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पण किसकी मुद्रा होती थी? चांदी की मुद्रा होती थी। तो हम कह सकते हैं पण चांदी की मुद्रा होती थी। मौर्य काल की क्या होती थी? राजकीय मुद्रा होती थी। इसके बाद में यदि कई बार आपने पढ़ा होगा जैसे पंचमारक, तो आपको होता है पंचमारक भी चांदी का क्या होता था? सिक्का होता था। चांदी का क्या होता था? सिक्का होता था। इसको पंचमारक के नाम से जाना जाता था। अब आपसे वो पूछ रहा है कि पंचमारक पर किस किस की आकृति, चांदी के जो सिक्के होते थे, आपको पता है दारा के जो अभिलेख होते थे या दारा के अभिलेखों में जो आकृति अंकित होते थे वो मानव की आकृति होती थी। लेकिन जो भी सिक्के होते थे हमारे मौर्य काल में, इन मौर्य काल में जो आकृति होती थी किस किस की होती थी? बैल की होती थी,
सिंह की होती थी, ठीक है, मयूर की आकृति होती थी। ये मतलब चांदी के सिक्कों पर क्या होता था, अंकित होता था। तो ये तो क्या थी, आपको बताया मंत्रिण, तो आपको बताया सम्राट, पुरोहित, तो मैंने आपको इसकी व्याख्या करी दी। पुरोहित चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत महत्वपूर्ण पद होता था, लेकिन अशोक के अभिलेखों में पुरोहित शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। प्रधानमंत्री, तो ये भी एक बड़ा पद होता था। सेनापति, सेना का प्रमुख होता था। युवराज, राजा का जो उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, राजस्व वसूल करने वाला, या हम कह सकते हैं राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना, विवरण रखना। तो इनको 48,000 रुपये क्या मिलता था, वेतन मिलता था। और पण मौर्य काल की क्या थी, राजकीय मुद्रा थी, जो चांदी का एक पण वो चांदी की मुद्रा होती थी। और आपको बताया पंचमार्क एक चांदी का सिक्का भी होता था, जिस पर बैल, सिंह और मयूर, इनकी आकृति क्या होती थी, अंकित होती थी। इनकी आकृति क्या होती थी, अंकित। अब आए, यदि मैं राजा की मंत्री परिषद की बात करूं, तो आपको पता है राजा की मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे, उन्हें 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। इनको 12,000 वार्षिक वेतन क्या मिलता था, वार्षिक वेतन मिलता था। तो ये तो आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ मतलब मौर्य प्रशासन में आपको पता है ये एक मंत्री और मंत्री परिषद। उसके बाद में तो आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद में देखिए, आपको यदि वो प्रश्न को और गहराई से पूछ रहा है कि मौर्य काल में प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन मैंने आपको करा दिया था। तो इसके बाद में चलते हैं हम मौर्य काल में मेगस्थनीज के नगर प्रशासन। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, मौर्य प्रशासन में आपको यहाँ से अच्छी थोड़ा आपको, यदि मैंने अमात्य, जैसे मान लो आपको यदि बात कर लें अमात्य, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अमात्य एक मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पद होता था, और इसकी जांच, इनके चरित्र की जो जांच होती थी, उनके जो चरित्र की जो जांच होती थी, चरित्र की, इन चरित्र की जांच करने के लिए एक परीक्षण होता था, जिसको क्या कहा जाता था, उपदा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपदा परीक्षण। कि भाई जो भी अमात्य मंत्रीगण होते थे, उनकी चरित्र क्या होती थी, जांच। इनकी जांच को उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में आपको वो क्रम में ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो एक ऐसे भी आ सकते हैं आपको कि जैसे मान लो एक डायग्राम बनाए, जैसे इस तरह से, आपको पता है जैसे कोई ना कोई किसी के टाइम में कोई ना कोई प्रधानमंत्री था। जैसे मान लो मैं बात करूं चंद्रगुप्त की, तो आपको पता है चंद्रगुप्त का भी कोई अमात्य था या मंत्री था। तो आपको पता है चंद्रगुप्त का अमात्य कौन था, चाणक्य था। कौन था, चाणक्य उसका प्रधानमंत्री था। यदि मैं बात करूं किसकी, बिंदुसार की, तो आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था, जो अमात्य था, वो कौन था, चाणक्य था। और बिंदुसार की यदि मैं बात करूं, तो बिंदुसार के दो थे, देखो, एक तो था चाणक्य और एक आपको पता है खलाटक। कौन था, खलाटक। ये मंत्री परिषद के प्रमुख होते थे। और यदि मैं बात करूं अशोक की, तो आपको पता है अशोक के समय में भी पीएम मतलब प्रधानमंत्री होता था। और अशोक के समय में कौन था, राधा गुप्त। तो ये इनके मंत्रियों के प्रधानमंत्री होते थे या पुरोहित, बड़े पद पर, क्योंकि ये बड़े पदों पर मंत्री अमात्य हुआ करते थे। उसके बाद में चलते हैं हम आगे। यदि उसके बाद में आपको प्रश्न पूछ ले मौर्य काल में, तो मौर्य काल की नगरीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। नगर व्यवस्था शानदार टॉपिक है। नगर, या थोड़ा सा इसको मैं और आपको एक डायग्राम के माध्यम, कल ना वो प्रश्न आपको पूछ ले कि प्रशासनिक इकाइयाँ, थोड़े यहाँ से हेडिंग चेंज कर देते हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ। यहाँ से आपको एक प्रश्न आ सकता है, प्रशासनिक इकाइयों को बताइए। तो आपको पता है मैंने प्रांतीय प्रशासन को समझा दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, एक यहाँ पर हम हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, मान लो यहाँ मानूँ, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 4 प्रांत। और यदि मैं बात करूं अशोक के, तो आपको पता है अशोक के समय में कितने प्रांत हो गए, 5 प्रांत हो गए थे। कितने प्रांत हो गए थे, 5। अब आपको इन बातों, एक इकाई के रूप में एक और ध्यान में रखना है, इन प्रांतों को या तो क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था, या चक्र नहीं आता है तो क्या कहा जाता था, आहार। ये इन प्रांतों में। और आपको पता है प्रांत का जो प्रांतपति होता था, गांव और प्रशासनिक, गांव के गोप स्थानिक अधिकारी होता था, वो एक प्रशासनिक पद के रूप में मतलब निगरानी। तो प्रांतों को या तो चक्र या आहार। अब इसको हम इकाई के रूप में यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले जैसे मान लो
सबसे पहले कौन आया? केंद्र। यदि मैं बात करूं प्रांतों की, तो प्रांत जैसे मान लो बात करूं तो प्रांतों में सबसे पहले केंद्र आया। क्या आया? केंद्र। और केंद्र के बाद में यदि मैं बात करूं तो क्या है? प्रांत। यदि प्रांत आ जाता है तो ठीक है, प्रांत नहीं आता है तो यह हमसे प्रांत हो गया, या चक्र मान लो, प्रांत चक्र। और उसके बाद में यदि प्रांत के बाद में आ जाए तो आपको बताएं मंडल होता था। क्या होता था? मंडल। तो पहले कौन सा आया? केंद्र आया। केंद्र के बाद क्या आया? प्रांत। प्रांत के बाद में क्या आया? मंडल। और यदि मंडल के बाद में, यदि मंडल नहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो कमिश्नरी प्रणाली होती थी। क्या होती थी? कमिश्नरी प्रणाली। तो केंद्र, केंद्र से प्रांत, प्रांत से मंडल। और यदि मंडल के बाद में यदि बात करें तो आहार। क्या होता था? आहार। या आहार कह दो, या आपको जिला कह दो। यदि जिला नहीं कहते हैं तो विषय कह दो। इस तरह से क्या होती थी? इकाइयाँ होती थी। तो केंद्र, केंद्र से प्रांत, प्रांत से मंडल, मंडल आहार या जिला या विषय। तो ये तो क्या होते थे? प्रांत। और यदि स्थानीय इकाई की बात करें हम, तो इस साइड में लिख देता हूँ मैं। यदि प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ा क्या होता था? स्थानीय इकाई होती थी। स्थानीय। और स्थानीय के बाद में यदि बात करें तो द्रोणमुख होता था। क्या होता था? द्रोणमुख। और यदि द्रोणमुख के बाद में करूँ मैं, तो आपको पता है यहाँ संग्रहण या खारवटिक, खारवटिक। और यदि खारवटिक के थोड़ा ध्यान देना, स्थानीय, द्रोणमुख, और द्रोणमुख से खारवटिक, और खारवटिक से यदि बात करें तो संगणक, और संगणक के बाद में यदि बात करूं तो गांव। इसको थोड़ा ध्यान देना। आपको यहाँ से एक इकाई पूछ सकते हैं, सबसे छोटी गांव के जो प्रशासनिक जो इकाई होती है वो कौन सी होती थी? गांव। तो आपको पता है प्रशासन, गांव, गांव की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव। गांव से संग्रहण। तो आपको पता है संग्रहण कितने गांव का समूह होता था? 10। और यदि खारवटिक की बात करें तो 200 गांव का समूह। 200 गांव के समूह को क्या कहते हैं? खारवटिक। और यदि बात करें द्रोणमुख, तो आपको पता है द्रोणमुख की 400 गांव के समूह को, 400 गांव के समूह को। और यदि बात करूं स्थानीय की, तो स्थानीय कितने? 800 गांव के, 800 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? स्थानीय। तो ये आपकी प्रशासनिक, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। केंद्र, केंद्र से क्या आया? प्रांत, प्रांत से मंडल, या प्रांत नहीं तो चक्र, मंडल कमिश्नरी, आहार जिला या आहार कह दो। तो ये तो प्रशासनिक है। स्थानीय 800 गांव के समूह के स्थानीय, द्रोणमुख 400 गांव के समूह को, खारवटिक 200 गांव के समूह को, संगण 10 गांव के समूह, और गांव। गांव जो प्रशासन की सबसे छोटी क्या होती थी? इकाई होती थी। उसके बाद में चलते हैं हम नगरीय व्यवस्था। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है आपके बहुत शानदार कि मौर्य काल में नगर व्यवस्था की, क्योंकि ये सारी चीज़ 10वीं की किताब में यदि आप SST पढ़ते हो तो SST की किताब में दिया हुआ है। अब आपसे अगला टॉपिक है नगर व्यवस्था। सबसे पहला यहाँ से ये बात बनती है कि नगर प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी हमें सिर्फ मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। तो हम लिख देंगे कि नगर व्यवस्था की जानकारी, नगर व्यवस्था की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका से। तो हम बात कर लेंगे कि नगर व्यवस्था की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक किससे मिलती है? इंडिका से। तो नगर व्यवस्था की जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं, अभी आपको पता है यूनानी लोग पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। यूनानी लोग पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते थे? पोलीब्रोथा के नाम से जानते थे। तो हम लिखेंगे नगर व्यवस्था यूनानी लोग, इसकी जानकारी पाटलिपुत्र, क्योंकि एक नगर था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की जानकारी यूनानी लोग पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे, और इसकी जानकारी हमें
मेगस्थनीज की पुस्तक किससे मिलती है? इंडिका से। उसके बाद में देखो एक और यहाँ से बढ़िया प्रश्न की नगर व्यवस्था। आपको पता है नगर व्यवस्था की जो जानकारी थी या इसके लिए एक समिति बनाई थी, एक मंडल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मंडल। और इस मंडल में कुल सदस्य कितने होते थे? 30 होते थे। क्या होते थे? आपको ध्यान रखना, नगर व्यवस्था की जानकारी, पाटलिपुत्र की जानकारी, जिसे यूनानी लोग पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहते थे, और मेगस्थनीज की इंडिका से हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी। एक नगर व्यवस्था की जानकारी के लिए मंडल होता था और मंडल में कुल सदस्य कितने होते थे? 6। और 6 समितियों में विभक्त था। 6 समितियों में विभक्त था। ये जो मंडल था वो कितनी समितियों में बटा हुआ था? 6। और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। कितने होते थे? प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। और इनका अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि 6 समितियों का क्या कार्य था? तो नगर व्यवस्था की जानकारी पाटलिपुत्र पोलिब्रोथा से मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, पाटलिपुत्र एक नगर था, इसके बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरीय व्यवस्था की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो मंडल, एक नगरीय व्यवस्था की जानकारी, एक मंडल बनाया गया था। मंडल में कुल सदस्य कितने होते थे? 30 होते थे। 6 समितियों में विभक्त थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। उसके बाद में देखिए यहाँ से 6 समितियों का क्या काम था। यदि मैं इसकी बात करूं, प्रथम समिति, जैसे इसको हम अच्छी तरह से पढ़ें तो प्रथम समिति का क्या काम था? प्रथम समिति का काम था कि ये उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। पहली समिति का क्या काम था? उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना। और यदि मैं बात करूं दूसरी समिति की, तो आपको पता है दूसरी समिति की जो कार्य था वो था विदेशियों की देखरेख करना। विदेशियों की देखरेख करना, ये दूसरी समिति का कार्य था। तीसरी समिति का जो कार्य था, आपको पता है तीसरी समिति का काम जन्म मरण का लेखा और जोखा। तो बहुत ध्यान में रखना, प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का क्या करती थी? निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। और तीसरी समिति का काम था, जो आपको ध्यान में रखना है, कि जन्म मरण का लेखा जोखा करना। अब यदि मैं बात करूं चौथी समिति की, तो चौथी समिति का क्या काम था? चौथी समिति का काम था, आपको ध्यान में रखना है, चौथी समिति का कार्य था व्यापार वाणिज्य की निगरानी, व्यापार वाणिज्य की देखरेख। और यदि मैं बात करूं पांचवी समिति की, यहां पर लिख देता हूं, पांचवी समिति। और पांचवी समिति का जो कार्य था वो था निर्मित वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना। और छठी समिति का काम, यदि मैं बात करूं छठी समिति का, तो छठी समिति यहां लिख देता हूं। छठी समिति का कार्य था, बहुत शानदार क्वेश्चन, छठी समिति का मुख्य कार्य था कुल विक्रय का 1/10 भाग या बिक्री कर के रूप में करना, बिक्री कर के रूप में वसूल करना। ये 6 समितियों का क्या था? कार्य था। तो छठी समिति का कार्य था कुल विक्रय का 1/10 भाग या बिक्री कर के रूप में क्या करना, मतलब वसूल करना। तो ये 6 समितियों का क्या था? कार्य था। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि
कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसकी क्या किया गया था, व्याख्या की गई थी। उसके बाद में ध्यान रखना है कि ये तो क्या थी, उनकी समितियां थी। इनको मेगास्थनीज की इंडिका में इस समितियों को 6 भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। अब आपसे ध्यान में रखना है कि मौर्य प्रशासन में जैसे पाटलिपुत्र के उन्होंने नगरीय शासन व्यवस्था के ऊपर क्या डाला था, प्रकाश डाला था। अब एक यहाँ से भी आपके कोटेशन भी आ सकता है कि मेगास्थनीज को आपको पता है पाटलिपुत्र से भी एक कुम्हार एक स्थापत्य कला के प्रमाण मिले थे, तो वो नगरीय प्रशासन की व्यवस्था थी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपको, तो आपको बताए सैन्य व्यवस्था, तो ये भी एक बहुत शानदार है कि मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था थी। तो आपको पता है यहाँ से यदि बात करें तो मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था के लिए भी एक सैन्य विभाग क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था के लिए भी क्या कर दिया था, इन्होंने एक सैन्य विभाग क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। तो हम लिखेंगे कि मौर्य काल में सैन्य विभाग, अलग से सैन्य विभाग स्थापित कर दिया। सैन्य क्या कर दिया, सैन्य विभाग स्थापित कर दिया था। या एक प्रश्न आपको पीछे भी आपको पता है, एक थोड़ा यदि मैं बात करूं नगरीय, थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। नगरीय प्रबंध की जो देख रेख करता था, नगरीय प्रबंध की जो देख रेख करने वाला जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, नागरिक, या ऐसे कह सकते हैं अंतपाल इनकी नगरी की जो व्यवस्था होती थी, वो अंतपाल इनकी नगरीय व्यवस्था को या व्यवस्थित बनाए रख। तो सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य विभाग मेगास्थनीज ने मतलब कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, या हम कह सकते हैं सैन्य विभाग, अलग से सैन्य विभाग क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे कि सैन्य व्यवस्था के भी देख करने वाला कि भाई सेना का जो प्रबंध करने वाला जो अधिकारी होता था उसको अंतपाल के नाम से जाना जाता था। इन्वर्टेड कोमा में ले लेना इसको कि सैन्य का प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, अंतपाल। और आपको पता है इन्हीं सैन्य व्यवस्था की यदि बात करें तो आपको पता है सैन्य विभाग की समितियों, कितने समितियां, 6 समितियां बना दी थी। कितनी बना दी थी, इन्हीं सैन्य व्यवस्था के लिए मतलब कौटिल्य ने 6 समितियां बना दी थी। और 6 समितियों में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 5 सदस्य। इनको अलग अलग कार्य सौंप दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सैन्य विभाग स्थापित कर दिया, सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, अंतपाल। 6 समितियां थी, 6 समितियों में कितने सदस्य होते थे, मतलब 6 समितियों में सैन्य व्यवस्था को विभक्त कर दिया था, बांट दिया था। और इनमें कितने सदस्य होते थे, 5। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है सैन्य व्यवस्था को भी 5 भागों में बांट दिया। सैन्य व्यवस्था के 5 विभाग थे। 5 विभाग थे। सैन्य व्यवस्था के कितने विभाग थे, 5 विभाग। अब आपसे वो पूछ रहे सैन्य व्यवस्था के 5 विभाग कौन कौन से। तो यदि पहले मैं बात करूं तो आपको पता है पैदल सेना, एक पैदल सेना होती थी, एक अश्व सेना होती थी, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। ये सेना के कितने थे, 5 विभाग थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। तो आपको पता है सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था को भी कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। अब इस प्रश्न को हम घुमा सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ऐसे लिख सकते हो कि मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख तो क्या थे, पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्व सेना थी और 50,000 क्या थी, अश्व सेना थी, और गज सेना 800 क्या थी, मतलब 800 गज सेना थी,
और ये नौ सेना से व्यवस्थित उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो हम कह सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था में इन्होंने कितने भागों में बांटा, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना। तो मेगास्थनीज के इंडिका में उन्हें कहा गया है तो 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वरोही और 800 गज और सैन्य रथ सेना भी थी। तो इनको मिलाकर मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था को एक विस्तृत रूप दिया गया था। एक यहाँ पर कोटेशन लिख सकते हैं हम बढ़िया, जस्सी टन ने, आपने पढ़ा भी दिया होगा पीछे, जस्सी टन, तो यहाँ लगा सकते हैं हम जस्सी टन। जस्सी टन ने कोटेशन कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का क्या कहा जाता है, गिरोह कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं के क्या कहते हैं, गिरोह कहा जाता है। तो ये उनकी क्या थी, सैन्य व्यवस्था के बारे में थी। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था भी क्या थी, व्यवस्थित थी। उसके बाद में चलते हम आगे। उसके बाद में हम बात करें न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था ये भी बहुत शानदार थी। आपको पीछे बता भी दिया था मैंने कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने 2 प्रकार के, आपको पता है जैसे राजूक होते थे, प्रादेशिक युक्त, इस तरह से अधिकारी नियुक्त किए थे। तो न्याय व्यवस्था भी बहुत मौर्य काल में क्या थी, अच्छी थी। इन न्याय व्यवस्था को हम कहेंगे कि मौर्य काल में न्याय व्यवस्था में किसी तरह का यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता या शर्तों का उल्लंघन करता तो उन्हें मृत्यु दंड तक देने का क्या था, मौर्य काल में प्रावधान था। अब आपसे प्रश्न न्याय व्यवस्था, तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था 2 प्रकार थी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की थी। एक नंबर, तो एक आपको ध्यान में रखना है, पहली थी कंटक शोधन। कंटक शोधन पिछली बार परीक्षा में आया हुआ है कि कंटक शोधन क्या है, तो आपको बताया न्याय व्यवस्था, न्यायालय थे। कंटक शोधन जिसको हम कहेंगे कौन सा न्यायालय, फौजदारी। और एक था धर्म स्थायी न्यायालय, या इसको कहेंगे दीवानी न्यायालय। क्या कहेंगे, दीवानी न्यायालय। तो 100 कौन सा था, कंटक शोधन फौजदारी, एक था धर्म स्थायी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि मैं कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या, तो आपको मैंने एक शब्दावली बताई थी आपको, इन दोनों का यदि मैं बात करूं, या तो आ जाएगा प्रदेष्टा। तो ध्यान रखना है, प्रदेष्टा क्या होता था, मौर्य काल में मैंने आपको पीछे बता दिया। प्रदेष्टा का मतलब होता मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा कहा जाता था। धर्म स्थायी न्यायालय जिसे दीवानी न्यायालय, इन दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यावहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्यावहारिक। तो हम कह सकते हैं कि दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यावहारिक। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था थी मौर्य काल में। सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था थी, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता या बहुत ज़्यादा किसी नियमों को उल्लंघन, उससे मृत्यु दंड देने का क्या था, प्रावधान था। और मौर्य काल में न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय प्रदेष्टा, जिसे प्रदेष्टा जो एक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, एक धर्म स्थायी न्यायालय जिसे दीवानी न्यायालय कहा जाता था, और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यावहारिक। अब आपसे पूछ ले कि फौजदारी न्यायालय में जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास आ जाता था, और इसमें क्या आते थे, जैसे आज मतलब समाय, लूट माट, चोरी डकैती, वो धर्म स्थायी न्यायालय में आ जाते थे। अब उसमें आपको पता है, इनमें जो जैसे मान लो कोई कार्य होता था, फौजदारी, चोरी डकैती, लूट, इनको साहस के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे, चोरी, लूट, बलात्कार, ये जो सारी चीज़ें आती थी वो साहस के में, इसे साहस नाम से जाना जाता था। तो ये हमने आज मौर्य काल में इतना हमने पढ़ा न्यायालय व्यवस्था तक। तब तक के लिए हमें विदा चाहिए, और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।